नमस्कार, स्वागत है आपका गेम चेंजर विद एमजे में। आज हम पहुँचे वहाँ जहाँ की जलेबी, पोहा और माहेश्वरी साड़ी बड़ी फेमस है और इस शहर को भारत का नंबर 1 शहर कहा जाता है स्वच्छता पे। तो आप आई थिंक इतने 4-5 क्लू से समझ चुके होंगे कि मैं इंदौर में हूँ। और जब इंदौर में हम बात करते हैं लोगों की, तो इंदौर में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी हिस्ट्री है। जो माँ देवी अहिल्या भाई ने जो बसाया ये शहर है, उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत करी है। और जो लेगेसी सन 1767 से जो चली आ रही है इंदौर की, उसके बारे में अगर हम बात करने जाएं तो बात कम पड़ेगी। खैर, आज हम आ चुके हैं गेम चेंजर विद एमजे में बात करने के लिए। हमारे साथ वो शख्स हैं जिनके बारे में अगर मैं एक लाइन कहूँ तो बहुत काफ़ी होगी। आई थिंक उनका जो प्रोफेशन है, जो कहते हैं कि जीवन से जो प्यार करना सिखाता है, वो डॉक्टर ही होता है। तो आज हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से मिलने यहाँ पहुँचे हैं इंदौर में। आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आरोग्य जो स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक जो चलाते हैं इंदौर में बैठ के, उसके बारे में भी समझेंगे। होम्योपैथी की जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के दिलों में, वो भी दूर करने का प्रयास करेंगे कि होम्योपैथी किस तरीके से लोगों की मदद कर सकती है और करती आ रही है। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, थैंक यू। तो मैं आज इंदौर में बैठा हूँ तो आप मेरे चेहरे की लाली से समझ सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि आते साथ सबसे पहले मैंने इंदौर के पोहे और जलेबी खाए जैसी मैं टच किया। और सर, अगर आप एयरपोर्ट से निकलवाते हैं, जब बाहर आते हैं, तो सबसे पहले लिखा रहता है कि मुस्कुराइए, क्योंकि आप इंदौर में हैं। यस, मेरा चेहरे का मुस्कान से आप समझ सकते हैं। खैर, मैं आपके जो गेम चेंजर विद एमजे का हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपके जीवन में, आपके प्रोफेशन में क्लोजली देखते हैं, झाँक के। तो मैं आपके जब लाइफ को देख रहा था, तो आपका जन्म हुआ जन्माष्टमी के दिन में। तो आप तो माँ के किशन रहे। तो मतलब ये जन्माष्टमी के जिस दिन जीवन में जन्म हो जाता है, वो कहते हैं कि वो बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा काम करेगा और कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके ही पैदा हुआ है, कुछ बड़ा करने के लिए। तो दिमाग में तभी आ गया था, या माता जी ने बोला था कि आप ही हमारे किशन हो? क्या उसके पीछे की कहानी है? चूँकि आपने क्वेश्चन ही ऐसा कर दिया कि एक तरीके से इमोशनल क्वेश्चन है, माँ से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से करता हूँ। और उनका जो विश्वास है, चूँकि जन्माष्टमी के दिन जो तिथि के हिसाब से जो जन्म हुआ था, तो जब भी जन्माष्टमी आता है वो उस दिवस को बहुत अच्छे से बर्थडे के रूप में मेरा सेलिब्रेट करती आई है। तो एक उनके मन में एक मेरे प्रति जो विश्वास है कि आप जो भी इस जन्म लेके इस धरती पे आए हो, तो आप इस तिथि में आए हो, तो इसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। और वो जो उद्देश्य है बहुत बड़ा उद्देश्य था। उन्होंने मेरा नाम रखा अर्पित, और समाज के लिए जब मैं काम करने लगा तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अर्पित का मतलब होता है कि जो भी काम करोगे उसमें पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए और उस काम को इतना अच्छे से कीजिए कि आप किसी का जीवन चेंज कर सकें। और कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की भी प्रेरणा रही है। उन्होंने भी यही कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और मैं भी यही मानता हूँ सर कि फर्क होता है आदमी की सोचने में। अगर हम पॉजिटिव विचारों से कोई चीज़ करते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए। और जब हम सोचते पॉजिटिव हैं तो हम करते भी पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलने लग जाते हैं। बात सही है, बट आपके मैं जो पैदाइश को देखता हूँ, आपकी पैदाइश हुई नवसारी गुजरात में, क्योंकि आपकी माता जी वहीं से आती हैं, जो रिसर्च के दौरान पता चला। आपने पढ़ाई करी है खैरागढ़ में, छत्तीसगढ़ में, आप फिर औरंगाबाद भी गए, एमपी में, महाराष्ट्र में भी आपकी पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद आप अभी इंदौर में प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये जो 5-6 स्टेट्स का अनुभव है, जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जगह जगह से, मरीज भी आते हैं, एक डायलेक्ट का चेंज होता है। जो महाराष्ट्र से आया हुआ जो मरीज है, उनकी अपनी एक अलग बोली है या अपना एक समझने का अंदाज है बात करने का। तो आई होप प्रोफेशनल लाइफ में आपको मदद आती है, इतने जगह जगह रह के आए हैं इसलिए। बिल्कुल, उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हर जगह जब रहा हूँ तो मुझे उन जगह की परिस्थितियों का और कहीं ना कहीं मुझे उनका सामंजस्य समझने में बहुत आसानी होती है। तो निश्चित रूप से जब पेशेंट आते हैं तो कुछ लोकल लैंग्वेज में जब वो किसी तरीके से मुझसे बात करते हैं, तो थोड़ी बहुत कहते हैं ना साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होता है, वो हम उनसे जो भूमिका बनती है वो उससे कनेक्टिविटी बनने के लिए वो चीज़ मुझे बड़ी हेल्प करती है। तो छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया मैं कह सकता हूँ अपने बारे में कि छत्तीसगढ़ से मेरे फादर रहते हैं, और गुजरात चूँकि मेरी मदर का स्टेट रहा है, नवसारी में मेरा जन्म हुआ है। और गुजराती में जब लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं कैम छो, तो बड़े दिल से जब मैं कहता हूँ कि मजा मैं छूँ तो ये कैम छो वाली बात पे तो मैं भी आपसे सहमत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी ताल्लुक गुजरात से रहा है, मेरी धर्मपत्नी वहीं की हैं। तो मैंने एक बात स्पीच में कही थी कहीं कि जब भी यही एक लैंग्वेज है गुजराती, क्योंकि आपने गुजरात छेड़ दिया तो
अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा इस चीज़ में। बट गुजरात की एक लैंग्वेज, यही एक लैंग्वेज है कि जिसमें आप पूछते हैं केम छो तो सामने वाला जवाब देगा मज़ा में। बाकी जगह आप हिंदी में पूछिए आप कैसे हैं तो आप बोलोगे ठीक है, पर ये बोलेगा मज़ा में क्योंकि मैं आनंद से हूँ। हाँ तो सर जीवन जी रहे हैं, हमें काटना नहीं है ना, तो गुजराती लोग तो जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल, तो गोश्त है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि आपके जो फादर साहब आज भी बिजनेसमैन हैं, मतलब जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वस्तुएं हैं उस पर काम कर रहे हैं, जो एक ज़मीन से जुड़ी हुई कहते हैं ना बात है, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो लोग हैं आपके फैमिली में, आपने देखा कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और आपके उसके विपरीत आपकी माता जी कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में भी गई, जो खेरागढ़ की मेयर रही। तो घर का माहौल क्या था कि एक तरफ फादर बिजनेसमैन, माता जी पॉलिटिक्स कर रही हैं, 5 साल वो खेरागढ़ की मेयर भी रही, क्या माहौल में आप बड़े हुए हैं? अगर आप याद करें, अगर आपको पीछे थोड़ा खींचें तो क्या याद आता है मन में? जो मेरे दादाजी थे वो खैरागढ़ के बहुत ही ज़्यादा सफल बिजनेसमैन रहे हुए हैं, व्यापारी के, अनाज के व्यापारी थे, और उन्होंने करीब 65 लोगों को रोज़गार दिया हमारे शहर में राजस्थान से बुलाकर, और वो आज सभी 65 के 65 खैरागढ़ में एक बहुत अच्छा अनाज का बिजनेस कर रहे हैं। उनको उन्होंने पूरी तरीके से सेटल करने में 65 मुनीम में आए बाहर से। 65 मुनीम कहाँ से आए? ये रसब राजस्थान से, जो जहाँ से हम बॉर्न बॉट कभी हमारे दादाजी रहे हैं, जोधपुर के पास, राजस्थान का भी बैकग्राउंड है हमारे पास। तो जब हमारे दादाजी आए थे तो उन्होंने वहाँ पे अपनी संरचना चालू की और जो लोगों को बुलाया, आज कहीं ना कहीं वो लोग भी वहाँ पे खैरागढ़ में इस्टेब्लिश होकर अनाज का व्यापार कर पा रहे हैं। तो शुरू से जब बचपन में मैंने देखा कि घर में अनाज का व्यापार है, साथ में मैंने मेरे घर में देखे कि हमारे जो बड़े अंकल्स हैं वो सब चूँकि मेडिसिन के फील्ड में गए, एलोपैथी का सिस्टम है, मेरे खुद के घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, साथ में घर में इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, सीएस हैं, और इतना प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ मेरे खुद के फादर एलएलबी रहे हैं, पर घर के बिजनेस के कारण उन्होंने लॉयरशिप छोड़कर घर का पूरा बिजनेस संभाला। मदर चूँकि मुख्य रूप से गुजरात से थी, लेकिन उनको मौका मिला छत्तीसगढ़ में एक मेयर के लिए चुनाव लड़ने का, और चूँकि इमेज की अगर बात करें तो पारिवारिक इमेज बहुत साफ़ सुथरी रही है। बहुत लोगों के लिए हम सेवा भाव के रूप में जो हमारा परिवार का जो प्रेरणा मिलती है उसमें लोगों का बहुत प्यार मिलता है। तो मदर जब खड़ी हुई तो उन्होंने पहली बार में मेयर के चुनाव में जीत हासिल की और पूरा 5 साल उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा भी किया। इतनी सारी चीज़ों में जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं एक ही चीज़ समझता हूँ कि हमारे फील्ड में लगभग सब तरीके के जब बैकग्राउंड के लोग थे तो उन्होंने सबने मेहनत की, और मेहनत में मेरे फादर से भी सीखा है कि कोई शॉर्टकट होता नहीं है, आपको काम करना है। देयर इज नो शॉर्टकट। ये आपने बहुत बढ़िया मैसेज दे दिया, जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट होता ही नहीं है। तो लोग आज की डेट में गूगल में भी शॉर्टकट खोज रहे होते हैं। सर कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नो शॉर्टकट, वेरी ट्रू। इंस्टेंट इज नेवर कांस्टेंट। सीधी सीधी बात है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं आपके सामने करीब मेरी 21 साल की मेहनत के बाद एज ए गेम चेंजर, जो आपका थीम है जिसके कारण आप मुझे बता पा रहे हैं या फिर मैं आपको अपनी बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी मेहनत है, और नो डाउट इसमें एक दिन का काम नहीं है, वो पूरे 21 साल की मेहनत है। और हो सकता है कि ये मेरा जो सीखने का तरीका है, जो मैं 21 साल से आज भी सीख रहा हूँ और आगे जाकर करूँगा, तो ये इसका कोई एंड नहीं है। True. तो जहाँ मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा वहाँ पर इस चीज़ों में मैं अपने आप को हो सकता है कमज़ोर करने लगूँ। तो मेरा एक विज़न है अपनी फैमिली से जो मुझे मिला है कि किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता और कोई भी चीज़ असंभव नहीं मानना है। आपको मेहनत करनी है, आपको दिशा में उसके प्रयास करना है, आप आगे बढ़ते जाइए, कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ होगा और आपकी मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। मैं आपका कहना ये है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आई थिंक ये तो बहुत बड़ी बात है। बट आपने साथ में एक चीज़ और कही कि आपके फैमिली में लगभग 19 एलोपैथी के डॉक्टर, तो एक तरफ जहाँ 19 डॉक्टर हैं एलोपैथी के, पर आपने ये मॉडर्न होम्योपैथी की तरफ कैसे गए? क्या लोगों ने विरोध किया घर में कि यार ये सब एलोपैथी में जा रहे हैं तो ये अलग क्यों जा रहा है लड़का हमारा? होता है ना कि ये अलग क्यों दिख रहा है? क्या सर ये भी एक डेस्टिनी है कि घर में सभी एलोपैथिक सिस्टम से डॉक्टर्स थे, तो नो डाउट ज़्यादातर विजन तो यही होता है कि हम 19 डॉक्टर, और वो भी 19 डॉक्टर, तो बॉर्न एंड बॉट ऐसा लगता है कि जैसे हम घर में कंचे खेलते हैं एलोपैथी सिस्टम से, तो उस तरीके की फीलिंग आती थी जो यूजुअली होना चाहिए। True. तो फिर घर में मेरे नाना जी आयुर्वेदिक फैक्ट्री के ऑनर रहे हैं जी। तो गुजरात में सूरत मरोली में। ओके। तो घर में आयुर्वेदिक बैकग्राउंड का भी बहुत कुछ मुझे आइडिया मिलता है, इधर से एलोपैथी इधर से आयुर्वेदिक। तो नो डाउट सर एक ही सिस्टम ऐसा था जो लैकिंग था, वो था होम्योपैथी। तो प्रेरणा कुछ परिवार में ऐसी भी थी कि कुछ अलग करना है, और चूंकि होम्योपैथी के बारे में ये बोला जाता है कि बड़ा सेफ सिस्टम है, बट चूंकि उसमें बहुत कुछ संभावना आगे भी है
और वो करने की उम्मीद भी थी, तो उन्होंने मुझे आगे किया। और घर से सपोर्ट मिला आपको? सर घर का सपोर्ट मिला कि आपको करिए। हाँ, एक किसी जो घर के सदस्य को होम्योपैथी में जाना है, और उस समय फॉर्चुनेटली मेरा नंबर था और मुझे मौका भी मिला। मैंने 12th के बाद, चूंकि हम उस वक्त MP छत्तीसगढ़ हमारा एक ही स्टेट हुआ करता था, 1998-99 के बीच की बात है। तो जो मेरा, चूंकि 12th में मैं मेरिट लिस्ट में था, तो मेरा एडमिशन इंदौर के कॉलेज में बड़ा इजी वे में मुझे एडमिशन मिला। और मैं इंदौर अपनी भूमिका निभाने के लिए कि एक नया जंग, एक नया शुरुआत और एक नई फील्ड के साथ मैं इंदौर आ गया। और इंदौर एक ऐसा शहर है जो कह सकते हैं कि मिनी बॉम्बे जो कहते हैं। तो सर ये सपनों का शहर है। यहाँ अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सपने पूरे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है। तो हमें इस दोनों चीज़ का बैलेंस लाइफ आप जी सकते हैं, काम भी अच्छे से कर सकते हैं और अपना सामान्य जीवन भी, आप क्वालिटी लाइफ भी आराम से जी सकते हैं। आपको अपने लिए समय मिल सकता है। ये मैं तो मानता हूँ। और जो इंदौर के लोगों की खासियत है, एक कच्ची है, हॉस्पिटैलिटी आप लोगों के ब्लड में है। मैंने जो देखा है इंदौर में, मैं जब भी आया हूँ मुझे ये फीलिंग आई है कि अगर आप कहीं 56 भोग में, 56 दुकान में आप पोहा जलेबी खाने जाएं तो लोग बड़े कटीस हैं। क्योंकि ये जो स्थापना इंदौर की जो हुई है, जो मैंने पहले भी कहा स्पीच अपने इनिशियल शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में, कि जो देवी अहिल्याबाई ने जो किया यहाँ पे, माता जी ने जो बसाया है शहर, वो बड़ी वैल्यूज़ के साथ बसाया है। जब वो राज भी कर रही थी, अगर हिस्ट्री को कोई पढ़े, जो भी नवयुवक देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हिस्ट्री को जाके पढ़ें कि आप कैसे देवी अहिल्याबाई ने इस शहर को बनाया और क्यों लोग यहाँ के इतने संस्कारिक हैं। क्योंकि यहाँ पे कचरा भी अगर आप रोड में फेंक दे तो दूसरा आदमी तुरंत उठा लेता है। ये संस्कार कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के दिए हुए हैं, उनके दिए हुए हैं, जिनके नाम पे आज ये शहर चल रहा है। खैर, अभी हम वापस आपके लाइफ में आते हैं कि जैसे आपने 10वीं तक की पढ़ाई खैरागढ़ में करी, उसके बाद 11th-12th करने के लिए आप दुर्ग में अपने चाचा जी के पास आ गए। और स्कूल में आप हेड बॉय भी थे, म्यूज़िक वगैरह आपको इंटरेस्ट रहा, क्योंकि खैरागढ़ तो म्यूज़िक के बोलते हैं ना, ब्लड में चलता है, DNA में। म्यूज़िक रन्स इन द DNA ऑफ खैरागढ़ पीपल, बिकॉज जो वहाँ पे कॉलेजेस वगैरह हैं। बिकॉज आई एम ऑल्सो अवेयर, बिकॉज मैं भी छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो स्कूल में ज़्यादातर म्यूज़िक हो गया, क्रिकेट हो गया, किस चीज़ में आपकी रुचि रही? आपने समय ज़्यादा किस में लगाया बिसाइड्स ऑल दैट? अगर सर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की बात करें तो मैं मतलब सभी चीज़ों में अपने आप को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने की कोशिश कराता था जी। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहता था कि हम जब भी, चाहे कोई भी काम हो, करें बड़े दिल से। और जब दिल से कोई चीज़ की जाती है तो सर उसमें सफलता मिलना चाहिए। तो मैं म्यूज़िक में, चूंकि मेरा परिवार ही खैरागढ़ से है, तो वहाँ पे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि एशिया का पहला म्यूज़िक यूनिवर्सिटी है, और निश्चित रूप से वहाँ पे लता मंगेशकर जी की डिग्री, या और हमारे जो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस रहे इंडिया के, उन सबकी बहुत सारे जुड़ाव है। तो अगर उस शहर में अगर आप रहते हैं तो वहाँ का हर बच्चा गाना गाना सीख जाता है। म्यूजिक से दूर नहीं रह सकते, मतलब एक तरीके से आपके ब्लड में वो म्यूजिक बस जाता है। जी सर। तो म्यूजिक से मुझे शुरू से प्रेम रहा है। और पर्सनल लाइफ में चूँकि अगर दोस्तों के हिसाब से बात करें तो मुझे क्रिकेट खेलना बड़ा पसंद था। तो क्रिकेट में चूँकि इंटरेस्ट शुरू से रहा है, तो क्रिकेट खेलना मुझे बड़ा पसंद। क्रिकेट आज में एक नोटोरियस कहानी है इसके पीछे कि आप लोग 11-11 रुपए के बैट लगाया करते थे कि इसका डबल हो जाएगा। वो क्या कहानी थी सर? वो क्या है कि उस समय 11 रुपये हमारे लिए आज के हिसाब से अगर 51,000 कह सकते हैं, तो वो ऐसी ही फीलिंग होती थी, क्योंकि हमें 1 रुपये अपने पॉकेट मनी में मिलते थे। तो उस 1 रुपये को 11 प्लेयर होते थे, तो सबके 1-1 रुपये मिलाकर हो गए 11। और वो जब हम बेट लगाते थे तो 11 और 11 मिलते थे 22। तो आज का IPL हो गया। हाँ, तो वो 22 रुपये सर हमारे लिए एक तरीके से अगले दिन का बड़ा एक नाश्ता, या एक तरीके से जो हमारी बचपन की दोस्तों की यादें हैं, उसके लिए हमारे सेलिब्रेशन मनाने के लिए काफ़ी हुआ करते थे। उस समय तो जो पार्ले जी बिस्किट आता था सर, वो भी 25 पैसे में आता था। तो उस समय का एक अंदाज, दोस्तों के साथ बिताने का टाइम, क्रिकेट खेलने का, यादें हैं। आई एम श्योर हम इसके द्वारा दर्शकों के आपके जीवन के उस पहलू पे भी समझना चाह रहे हैं। पर साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका एक सीरियस बस एक्सीडेंट हुआ जब आप युवा अवस्था में थे। तो आई थिंक वो बस एक्सीडेंट आपको अपनी माता जी के और करीब लेके गया। जी सर। और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी आए। अगर आप उसको याद करते हैं जी सर, तो क्या आपको याद आता है उसके बारे में? बस एक्सीडेंट जब हुआ उस समय के दौरान आपकी मनस्थिति क्या रही है? सर वो मेरी बचपन की बात है। अब चूंकि आपने, मुझे भी बड़ा सरप्राइज़ हो रहा है कि आपने बड़ा 5 साल से लेके सर आपने पूरा मेरे 44 साल तक का करियर का जो सफ़र है, कहीं ना कहीं आप पूरा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको लगभग सरप्राइजली आप मुझसे पूछ भी रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा सर जानकर।
और ये आपकी थीम है और मुझे बड़ा विश्वास के साथ कहना पड़ेगा कि मेरा जो दूसरा जन्म मिला है कहीं ना कहीं ईश्वर का दिया हुआ है। मैं 5 साल की उम्र में मेरा एक बड़ा रोड साइकिल एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे हेड इंजरी जो हुई थी, उसमें ऐसा कह दिया गया था कि शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। क्या वहीं खैरागढ़ की बात है। मैं बचपन में, चूंकि मैं बड़ा शैतान था, थोड़ा सा मस्ती करने में बड़ा आगे था, भागता रहता था, तो घर के बाहर मैं रोड क्रॉस कर रहा था और एक अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे हेड में ज़बरदस्त इंजरी थी और 6 टाँके उसी वक्त लगे थे। और शायद ऐसा कहा जाता है कि जो डॉक्टर्स का उस वक्त अगर मैं रात भर अगर नहीं निकाल पाता तो मेरे लिए बचना मुश्किल था। लेकिन सर मैं इस बारे में एक और चीज़ कहूँगा कि जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, मेरे घर के ठीक सामने एक हनुमान जी का बड़ा मंदिर है जो कि ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ कि सिद्ध हैं, वो सिद्ध हनुमान जी का वो मंदिर है। और उस जगह पे काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, मतलब सिर्फ मेरा नहीं और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं, क्योंकि मेन रोड है और उस समय जो रोड चौड़ी नहीं थी तो सक्रिय होने के कारण जो वहाँ पे रोड बड़ा कंजेस्टेड रहता था, तो वहाँ पर एक भी डिसहार्मोनी आज के इतिहास में भी खैरागढ़ में आज तक उस जगह पे नहीं हुई है। तो ये उनका प्रत्यक्ष एक रूप है जो वहाँ पे लोगों का बचाव करता है। तो सर मैं अपने प्रेरणा में ये मानता हूँ कि मेरा दूसरा जन्म उनके कारण है। और मेरी माँ चूँकि उस समय पूरी रात भर जागकर एक ही चीज़ सोच रही थी कि किसी भी तरीके से मैं उस दुर्घटना के शिकार में जो मेरी तकलीफ़ थी उससे बाहर निकलूँ। और सर ये कृष्ण भगवान का भी आशीर्वाद रहा है कि गिरने के बाद मैं फिर खड़ा हुआ और उस रात को मैं पूरी तरीके से सुरक्षित निकला। और चूँकि दूसरा जन्म मिला तो मेरी माँ ने जब इस बात को मुझे समझाने के स्तर पर जब अच्छे से समझाया तो ये बोला कि अब जब ये दूसरा जन्म मिला है तो इसे वेस्ट नहीं करना और आपको इसको किसी तरीके से समाज में, अब आपको इसको समाज में लगाना है, इन्वेस्ट करिए और कुछ ऐसा करिए कि आप ईश्वर के अगर इस दिए हुए शिफा को कहीं ना कहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो लोगों का कल्याण होना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ स्वयं बजरंग बली विराजमान होते हैं तो वो तो हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, तुम रक्षक काहू का डर। सिंपल सी बात है। तो ये तो मतलब बहुत और सर ऐसा कोई दिन नहीं हो जिस दिन मैं उनको याद किए बिना अपनी सीट पे बैठूं। वाह वाह वाह। सर मेरा एक बड़ा सोचना रहता है कि मैं जिस सीट पे बैठता हूँ उससे मुझ पर बहुत ज़्यादा जवाबदारी रहती है। अगर ईश्वर उस सीट पे बैठ जाए तो अगर वो शिफा हाथ में देता है तो मैं कहता हूँ कि आप पूरे मेरे अंदर आ जाइए। तो ये मेरी एक साइकोलॉजी जो जुड़ती है उनसे, वो खुद की कनेक्शन है कि कहीं ना कहीं अगर मैं क्रिटिकल केसेस में काम करूँगा तो निश्चित रूप से उसमें लोगों की लाइफ मेरे हाथ में है और वो मुझे मौका देते हैं उस क्रिटिकल केस में काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए ईश्वर का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। और अगर वो मेरे अंदर हैं और वो मेरे हाथ से अगर वो काम करवाते हैं तो निश्चित रूप से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि प्रयास के 100 नंबर तो मुझे मिलने चाहिए। कण कण में प्रभु विराजमान है, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिलता है। पर मुझे एक चीज़ बताइए, एक बड़ा सवाल है मेरे दिमाग में। मैं भी आपको पर्सनली बहुत दिनों से जानता हूँ, सालों से जानता हूँ, बट ये मैंने सवाल आपसे पूछा नहीं कभी क्योंकि इस तरीके से बात ही नहीं हो पाई। क्योंकि आज हम आपके जीवन में बहुत क्लोजली तरीके से झांकना चाहते हैं क्योंकि जितने भी आपके पेशेंट्स हैं, जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये हर जगह ब्रॉडकास्ट हो रहा है अभी लाइव, इंटरनेशनल और सब जगह। तो आपका नाम जो डॉक्यूमेंटेड है अर्पित कुमार चोपड़ा है, पर आप कहते हैं अर्पित चोपड़ा जैन। जी सर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। जी सर। तो अर्पित कुमार चोपड़ा, अर्पित चोपड़ा जैन कैसे हो गया? सर इसके पीछे भी पेशेंट्स की कुछ प्रेरणा रही है कि जब मैं कॉलेज लाइफ से निकल कर जब प्रैक्टिस करने के लिए जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो मेरा चूँकि डॉक्यूमेंट्री जो नाम है वो अर्पित कुमार चोपड़ा, मतलब डॉक्टर अर्पित कुमार चोपड़ा के नाम से डॉक्यूमेंट था। पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम जब फील्ड में आते हैं तो जब हमसे सभी प्रकार के पेशेंट्स मिलते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस कुछ पर्सनल लेवल पे भी आ जाते हैं कि सर आप चोपड़ा हैं तो कौन से वाले चोपड़ा हैं? पंजाबी चोपड़ा हैं तो सर आप समझिएगा हम पंजाबी हैं या हम इस कास्ट के हैं। तो थोड़ा सा सर मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट हमें अपनी एक कॉमन छवि ढूंढता है, दोस्त ढूंढता है। तो हो सकता है उसमें सरनेम का भी कुछ प्रभाव पड़ता हो। पर सर जब 1-2 बार हुआ तो हमें लगता है कि चलो इट्स वेरी कॉमन, लेकिन जब बहुत बार होने लग जाता है तो हमें लगता है कि ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। और चूँकि मैं जैन हूँ, मैं अपने परिवार से जो मेरा जो रहा है रहन सहन वो मैं जैनिज़्म को हम फॉलो करते हैं। तो मैंने फिर अपने नाम के आगे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा और ब्रैकेट में जैन लगाना चालू किया। तो उससे लोगों को ये पता चलने लग गया कि सर जैन भी हैं।
मतलब ये क्लियर कर दिया आपने कि आप चोपड़ा पंजाब वाले नहीं हैं। हाँ, तो जैन चोपड़ा जो होते हैं, चोपड़ा जैन वाले हैं। जैन चोपड़ा तो उससे क्लियर हो गया लोगों को कि ये कंफ्यूजन ना है। कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, तो ये जो साइकोलॉजिकल जो इमेज है वो थोड़ी सी क्लियर हुई और कनेक्टिविटी उनके लिए इजी हो गई। और सर जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो जो नाम चलता है धीरे धीरे वो आपका पॉपुलर नाम के रूप में कन्वर्ट होते जाता है। और ये करीब मेरा जो 20 साल का जो काम है वो करते करते आज डॉक्टर अर्पित चोपड़ा नाम, अब मेरा नाम ही ऐसा हो गया है कि इंदौर में अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जो कि एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, उनसे मेरा नाम मैच होता है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे मेरा नाम वापस डॉक्टर अर्पित चोपड़ा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन ना रखें, इसके लिए मैंने फिर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा नाम, हाँ, जो ब्रांड जो मेरा बना है उसमें इस नाम को मैंने पूरी तरीके से आगे तो अभी किया। डॉक्टर साहब अभी थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चलते हैं कि मेडिकल साइंस में अमूमन जो 4 पद्धति है उसको माना जाता है, हालांकि बहुत योगा को भी डाला गया है उसमें, बट एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद, मेनली 4 पैथी, 4 पैथी। अभी तो लोग योगा को भी ला रहे हैं उसकी तरीके से, पर जो रिकग्नाइज्ड हैं 4 ही पैथी हैं आपकी। और होम्योपैथी हो गया, एलोपैथी मैंने बताया जैसे, आयुर्वेद और यूनानी है। बट उसके साथ में ये 4 पैथी के अलावा अब आपने नया एक शगुफा डाल दिया है कि सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाएं कि ये है क्या, ये किस बला का नाम है, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी बड़ा सिंपलीफाइड वर्जन क्यों नहीं है इसका, ये अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे। सर इस नाम के पीछे बड़ा मेहनत भी है, काम भी है और विज़न भी है। तो चूंकि होम्योपैथी का जो बारे में हम बात करेंगे, जो प्रचलित होम्योपैथी वो क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है, जो कि एस्टेब्लिश सिस्टम है, जो वर्ल्ड वाइड अभी एलोपैथी के बाद दूसरे नंबर पे वर्ल्ड वाइड चल रही है। तो जब होम्योपैथी में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो मुझे बड़े कई बार ऐसा लगता था कि इस कंसेप्ट को हमें कुछ अलग करने की भी ज़रूरत है और कुछ रिसर्च मॉड्यूल को भी अपनाने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी का जो क्लासिकल होम्योपैथी सिस्टम है वो क्रिटिकल, सर्जिकल, इमरजेंसी या लास्ट स्टेज के पेशेंट्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, या इनक्यूरेबल कैटेगरीज पे हम काम नहीं कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट पे काम करता है, स्किन है, हेयर है, जो बेसिक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है उस पर काम करता है। तो सर जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि मेरी परिवार की जब प्रेरणा है, मैंने घर में 19 एलोपैथी डॉक्टर्स को इमरजेंसी डील करते देखा है, पर वो एलोपैथी सिस्टम से देखा है। अच्छा। और चूंकि मैंने आयुर्वेदिक का भी काम देख रखा है अपने परिवार में, और मैंने होम्योपैथी में पढ़ाई की है। और जब मैं अपने पर्सनल लाइफ में देखता हूं कि जब लोग मेरे पास आते हैं और कई बार उम्मीद करते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जब उनकी उम्मीदें हमसे होम्योपैथी में रहे, और खास करके क्रिटिकल केसेस में जो कि एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की डिमांड करता है, तो हम कुछ नया कंसेप्ट लॉन्च करें, जिसके लिए हमें इस जो रूप मिला था, प्रारूप मिला था होम्योपैथी का, उसे चेंज करने की जरूरत थी। इस कंसेप्ट का नाम दिया मैंने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। कि सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है कि हम उन केसेस पे काम करेंगे जहां पर मेडिकल साइंस के लिमिटेशंस वाले जो 70 से 80% बीमारियां हैं, जिसमें आज भी रिसर्च हो रहा है, चाहे वो एलोपैथी सिस्टम का रिसर्च हो, चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम का रिसर्च हो, पर उसमें रिसर्च अभी भी मौजूद है, चल रहा है, और आगे चूंकि आवश्यकता होती है तो वहाँ आविष्कार होना जरूरी है जी। तो मैंने होम्योपैथी को आवश्यकता के अनुसार मेडिकल साइंस के लिमिटेशंस पे काम करने के लिए आविष्कार के रूप में एक नया सिस्टम जो डेवलप करने की आपका इन्वेंट किया है। यस सर। तो आप ये क्लेम कर रहे हैं ऑन कैमरा कि आपने इन्वेंट किया है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये पूरी तरीके से नया है। हाँ, ये लिखा नहीं है, किसी ने किया नहीं अभी तक वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड वाइड कहीं पे नहीं, नहीं आप लिखा है। ऑफिशियली हाँ सर, ऑन ये कैमरा बिल्कुल, लाइव क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, क्लेम कर रहे हैं। हाँ ये सर, आपका क्योंकि बनाया लिखा नहीं है। डॉक्टर अर्पित जी सर, चोपड़ा जैन ने ये बनाया है, वर्ल्ड वाइड कोई नहीं कर रहा है। ये वर्ल्ड वाइड सुपर स्पेशलिटी मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप ऑन कैमरा नेशनल टेलीविजन पे बात कह रहे हैं। क्योंकि कोई नया कंसेप्ट जब लाते हैं तो कहीं ना कहीं आवश्यकता जब होगा तो आविष्कार होगा, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, और इसके लिए इस तो अगर मतलब इतिहास लिखा जाए कभी आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, ऑब्वियसली जब इसको रिकग्निशन मिल जाती है, तो ये जरूर लिखा जाएगा कि जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के जनक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन थे। क्योंकि सर जब थ्योरी में लिख रहा हूँ और कहीं ना कहीं उसको प्रूव नहीं, करने तो के हाँ लिए, नाम है, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका ही नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल सर, जैसे कि डॉक्टर हनीमन साहब ने जब होम्योपैथी का जन्म जो दिया, उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ने उसमें काम किया, आज हम उनको अपने पायनियर्स के नाम से जानते हैं। तो चूंकि वो पायनियर की जो श्रेणी में हम जब आगे आते हैं, तो आज की स्थिति में हम जब बात करेंगे तो जो फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी होना चाहिए वो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का हो सकता है। और उस पायनियर की लिस्ट में अगर मैं कुछ नया काम करता हूँ तो निश्चित रूप से ये जो विजन है वो होम्योपैथी में लोगों को फायदा करेगा। और जब
हो सकता है आज से 200 साल बाद या 300 साल बाद जब हम नहीं रहेंगे तो ये जो मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट है जब वो स्टूडेंट्स को प्रेरणा देगा, क्योंकि आज जो मैं लिख रहा हूँ वो डॉक्यूमेंटेशन के फेस में है, जब ये प्रूविंग के फेस से निकल कर रिकॉग्नाइजेशन के फेस में आएगा तो वर्ल्ड वाइड इसकी जब WHO अगर इसको मान्य करता है तो निश्चित रूप से इसकी प्रेरणा से लोग पढ़ाई करेंगे। मैं आता हूँ, करेंगे। मैं उस पर आता हूँ, मैं सॉरी रोक रहा हूँ क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल दी, क्योंकि आज हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे भी मना रहे हैं। इसका सेलिब्रेशन गांधीनगर में भी होगा अभी, जो आप जा रहे हैं। बट जो डॉक्टर हनीमैन की बात करी, क्योंकि जो होम्योपैथी की शुरुआत है ये हुई जर्मनी से, ठीक है, 200 साल पुराना पद्धति। बट अब ऐसा क्या हो गया कि 2004 में जर्मनी ने इस तरह से हाथ खड़े कर दिए कि अब हम इसको रिकग्नाइज नहीं करते होम्योपैथी को। फ्रांस हो गया, UK हो गया, अब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा होम्योपैथी को। क्या चक्कर है? जब शुरुआत अगर वहाँ से हुई है तो कहते हैं ना फाउंडेशन जर्मनी से लगी, तो जर्मनी के ने 2004 में हाथ कैसे पीछे कर दिया उसके पीछे, मैं आप समझना चाहूँगा इस पर। सर बिल्कुल हो सकता है कि मैं आपको फिर से इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि केवल जर्मनी नहीं, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर होम्योपैथी के बारे में अपोजिशन में बात होती है कि होम्योपैथी के बारे में ये माना जाता है कि इट्स अ काइंड ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब उनका कहना है कि चूंकि इसमें केमिकल की दवाइयाँ नहीं होती है, आपके पोटेंटाइज मेडिसिन जो आप जब आगे बढ़ती है तो जो केमिकल सब्स्टिट्यूएंट है पूरी तरीके से नील हो जाता है। पर जो दूसरा सिस्टम ये होम्योपैथी कहता है कि ये जो केमिकल नील जरूर होता है लेकिन वो नैनो फार्मेकोलॉजी के रूप में कहीं ना कहीं होम्योपैथी में मौजूद होता है। जैसा कि परमाणु बम होता है जो छोटा होता है लेकिन बड़ा असर कर सकता है, तो जस्ट उसी तरीके से होम्योपैथी की जो पोटेंटाइज मेडिसिन है वो डीप एक्टिंग और प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर सकती है। लेकिन जहाँ प्रूविंग की बात होती है तो जिन जिन कंट्रीज में इसमें बैंड होने की बात होती है, इंक्लूडिंग जर्मनी, जहाँ पर वो कहते हैं कि हम इसके गवर्नमेंट में हम इसकी फंडिंग रोक रहे हैं या एक तरीके से वो इसको बहुत ज़्यादा 2004 में रोक दिया उन्होंने। हाँ, फंडिंग रोक दी सर एक तरीके से, और लोगों को वहाँ पे विश्वास है पर्सनल लेवल पे। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के लेवल पे बात करें तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर ऑफिशियली होम्योपैथी को पूरी तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट कौन कौन सी कंट्री में एक्सेप्ट हुआ है अभी आप? सर अभी तो इंडिया और जो इंडियन जो सब एशियन कंट्रीज में जो हमारा टेरिटरी है वो सबसे बड़ा बेल्ट है होम्योपैथी का, चाहे इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये इंडिया के आसपास का एशियन कंट्रीज में ये बड़ा पॉपुलर है। साथ में यूरोपियन कंट्रीज़ में पॉपुलर है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर ये बैंड हो रहा है। वर्ल्ड वाइड करीब 84 कंट्रीज़ में ये आज भी अवेलेबल है। लेकिन जहाँ बैंड हो रहा है या बैंड कर दिया गया है उसका मुख्य कारण है जो आपका क्वेश्चन था कि उन्होंने जब उसको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जब बात की तो हर चीज़ के पीछे जैसे वो डॉक्यूमेंटेशन चाहते थे, उनका कहना था कि इसको साइंटिफिक रीज़न से आप इसे प्रूव करें। तो कहीं ना कहीं उन डॉक्टर्स की जवाबदारी थी जो उस कंट्री में काम करते थे कि उन्हें साइंटिफिक डेटा अवेलेबिलिटी देना चाहिए कि हमने इन केसेस पे काम किया है, ये इनकी प्री ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स हैं, ये इनकी पोस्ट ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स हैं, और इस आधार पर अगर वो उस डेटा को जरूर कहीं ना कहीं सबमिट करते तो उस कंट्री का जो लोकल मेडिकल रेगुलेशन है उनको जरूर देखता या फॉलो करता या उस बात को समझने की कोशिश करता। डॉक्टर साहब मैं आपसे समझना चाहूँगा थोड़ा भी, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है आपके और हमारे बीच में, क्योंकि ये लोगों के हेल्थ से जुड़ा है। लाखों करोड़ों भारत 24 के दर्शक भी देख रहे हैं, वो चाहेंगे जानना मेरे थ्रू कि होम्योपैथी में, खासकर होम्योपैथी में जो जनरलाइज परसेप्शन है, लोग उसी बीमारी का इलाज करने जाते हैं जिसका इलाज हो नहीं रहा है कहीं भी, या फिर बेसिक बीमारी में जाएंगे। कहीं से हार के निराश होके लोग पहुंचते हैं कि भाई ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। तो बट क्या ये सही में कारगर है वर्सेस एलोपैथी? जब एलोपैथी और होम्योपैथी की डिबेट होती है तो आप किस तरफ झुकते हैं? क्योंकि आपका भी घर है जहाँ 19 एलोपैथी डॉक्टर हैं, तो आपका क्या मानना है कि होम्योपैथी इज़ द बेटर क्योर फॉर एनी डिसीज, और एलोपैथी? आम इंसान जो आपको और मुझे देख रहा है कंफ्यूज्ड होके अपने टीवी के स्क्रीन में, वो समझना चाहता है आपसे और हमसे, खासकर आपसे, कि जब भी बीमार हो जावे, बुखार आवे, सर्दी आवे, तो कहाँ जाए? अपने बाजू में होम्योपैथी डॉक्टर के पास चला जाए या एलोपैथी पे? आप उसका मुझे स्ट्रेट जवाब चाहिए आपसे। बिल्कुल सर, मेरा सबसे पहला आंसर ये रहेगा कि कोई डिबेट एक्चुअली होती नहीं है। ये सही मायनों में ज़रूरत के अनुसार हमें ट्रीटमेंट का चॉइस करना चाहिए। और अगर हम एक्यूट केसेस में बात करें, इमरजेंसी केसेस में बात करें, इमीडिएट अगर इफेक्ट की बात करें, तो एलोपैथी सिस्टम उस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, इमीडिएट अगर आपको अटेंशन चाहिए तो आपको एलोपैथी सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। अर्जेंसी है तो आप एलोपैथी जाएं। इमरजेंसीज के लिए एलोपैथी सिस्टम में डिफाइंड हॉस्पिटल हैं, डिफाइंड सिस्टम है जो बहुत अच्छा काम करता है। बट अगर बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी चूंकि सेफ सिस्टम है, क्रॉनिक केसेस में जहां पर
आप बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ से बीमार हैं, बार बार आप केमिकल बेस्ड जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके मेडिकल साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में लोग होम्योपैथी की ओर झुकना पसंद करते हैं। केमिकल बेस्ड क्यों कह रहे हैं आप? केमिकल बेस्ड का मतलब होता है सर कि हम जैसे एलोपैथी सिस्टम में बात करें तो काफ़ी सारी दवाइयों में केमिकल बेस्ड फॉर्मुलेशन के कारण आपके लीवर किडनी पे नुकसान होने के जो लंबे समय तक प्रभाव जो देखने में आने का जो चांस रहता है वो पेशेंट के दिमाग में रहता है। तो आप लंबे समय तक जब कोई दवाई लेंगे तो निश्चित रूप से आप बार बार अपने दिमाग में रखेंगे कि क्या पता इसका साइड इफेक्ट अभी हमारे लीवर किडनी पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आप बार बार रीचेक करते हैं, रीटेस्ट करते हैं। तो ऐसे केसेस में जब लॉन्ग टाइम तक जब आप मेडिसिन लेने के लिए बाध्य नहीं होना चाहते तो लोगों का झुकाव होता है अल्टरनेटिव सिस्टम पे, और उसमें होम्योपैथी इज द सेफेस्ट सिस्टम, जिसमें ये कहा जाता है कि ये हर्बल बेस्ड मेडिसिन है तो इसमें केमिकल का फॉर्मुलेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए साइड इफेक्ट नहीं है। ये स्लो सिस्टम हो सकता है लेकिन ये साइड इफेक्ट नहीं है, इस बात के लिए लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। तो आप कह रहे हैं होम्योपैथी इज बेटर? सर बेटर इन चॉइस ऑफ, अगर हम साइड इफेक्ट के हिसाब से एक बात तरफ कह करें, रहे हैं आप केमिकल है एलोपैथी में, केमिकल और एक बेस्ड तरफ कह रहे हैं फॉर्मुलेशन में साइड होम्योपैथी इफेक्ट से। जरूर हो सकते हैं, और होम्योपैथी में केमिकल बेस्ड फार्मूला नहीं है तो उसका कहीं ना कहीं सेफेस्ट सिस्टम का फायदा मिलता है। पर जब इमरजेंसीज की बात आती है तो चूंकि आपके लिए प्रायोरिटी ये होती है कि पहले जान बचाना, तो निश्चित रूप से आपको समय और जान बचाने के लिए एलोपैथी सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला मुझे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब नॉर्मली कोई भी इंसान, ये आप मानिएगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमारा काम है इन्फॉर्मेशन को, सही इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना, जो ताकि हमारा दर्शक जो बैठा है आज अपनी स्क्रीन में देख रहा है उसको पता चले कि करना क्या है। नॉर्मल जो बीमारी होती है घरों में, कभी बच्चा बीमार हो गया या माता जी बीमार हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, जो सीजनल चेंजेस होते हैं, बुखार आता है, तो सबसे पहले आदमी उस समय में, मैं नॉर्मल डिजीज़ की बात करता हूँ, बाकी डिजीज़ पे आता हूँ बाद में, बुखार सर्दी होवे, जो मतलब 80% यही बीमारियाँ घूमती हैं वायरल में, आपको पता है, तो उस समय कहाँ जाना चाहिए? सर अगर मेरे बाजू में अगर होम्योपैथी का डॉक्टर है और एक साइड में एलोपैथी भी है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? चलिए मैं ये सवाल मैं अपने लिए पूछता हूँ। जी सर बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि इसको बार बार जो रिकरेंसी से बचाया जाए, इसको दबाया ना जाए, तो आपको निश्चित रूप से होम्योपैथी में जाना चाहिए। मुझे अगर तुरंत असर चाहिए और बुखार अगर इमरजेंसी है तो एलोपैथी खाने के बाद भी नहीं उतरता। सर कई बार क्या होता है, बुखार जो होता है चूंकि एक्यूट मैनेजमेंट में ट्रीट करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर बुखार लंबे समय तक रहेगा तो बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा। तो ऐसे समय पे अगर 3 से 4 दिन से 5 दिन का ही कोर्स करना है तो एलोपैथी सिस्टम में हम उस बात को पहले भी देखते आए हैं कि लोग आराम से एंटीबायोटिक्स और बुखार का जो एंटीपायरेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं। बट जब बात करते हैं बार बार आने की, तो वो बुखार अगर हर 5-10 दिन में, 15 दिन में एक तरीके से आपके बॉडी के मैनिफेस्टेशन पे अगर वो आता जा रहा है और आप बार बार एंटीबायोटिक्स नहीं खा सकते, तो ऐसे केसेस में आपको लॉन्ग टर्म में आपको एलोपैथी की जगह होम्योपैथी पे स्विच करना मतलब आपका ईजी होता कहना ये है कि अगर रिपीटेटिव डिजीज हो रहा है, तो बुखार आपको सर्दी वगैरह, एलोपैथी की जगह होम्योपैथी में आना होम्योपैथी जाना चाहिए। चाहिए। और वहां पर होम्योपैथी को फास्टेस्ट ट्रीटमेंट में चेंज करने के लिए थोड़ा सा मेरा विजन होता है कि हम जिस तरीके से मदर टिंचर्स का उपयोग करते हैं, मेरे जो आपके चैनल के माध्यम से मेरे जो कलीग हैं उनको मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि होम्योपैथी जो क्लासिकल होम्योपैथी है, कई बार क्या होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बड़ी उम्मीद लेके आते हैं कि सर मुझे 1 या 2 दिन या 3 दिन में रिजल्ट चाहिए। और चूंकि बुखार एक इमरजेंसी सिचुएशन भी होती है, जैसा आपका क्वेश्चन था कि एलोपैथी में जो जा सकते हैं, तो लोग होम्योपैथी में आए तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी वही होगी। नहीं, तो एलोपैथी में डॉक्टर कहता है कि ये दवाई खा लो और 3 आपको दिन में बुखार ठीक हो रुक जाएगा, जाएगा। 3 दिन में ठीक हो जाएगा, बराबर हो ये जाएगा। ऐसा उनका कॉन्फिडेंस भी होता है। तो होम्योपैथी में क्या 3 दिन में ये भी उतर जाता है? ऐसा बिल्कुल, होता है बॉडी क्या? रिस्पॉन्स अगर आपका अच्छा है तो इमीडिएटली आपको होम्योपैथी में भी फायदा मिलता है। मतलब और दोनों, अगर दोनों सही हैं आप कह रहे हो? दोनों सही है, डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टर्स का प्रोफाइल पहले उसमें ये जज करता है कि एलोपैथी का डॉक्टर तो एक पूरी तरीके से अपनी संपूर्णता या सक्षमता के साथ वो सिस्टम, डिफाइन सिस्टम के साथ ट्रीटमेंट दे रहा है 3 से 5 दिन का, जो रिकॉग्नाइज सिस्टम है। अब जब होम्योपैथी में बात होती है तो क्लासिकल होम्योपैथी में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से डॉक्टर्स का यहाँ खुद का जजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि मैं जिस बुखार को ट्रीट करने जा रहा हूँ उस पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्स का जो लेवल है उसे मैच करते हुए डोजेस का सिलेक्शन करूँ। तो निश्चित रूप से अगर वो होम्योपैथी के मेडिसिन में अगर वो हम पे ट्रस्ट करता है तो मेरा ये सुझाव है कि होम्योपैथी में जो मदर टिंचर्स का रोल है उसको बढ़ाया जाए और उस मदर टिंचर्स को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ किया जाए, ताकि हम एलोपैथी जैसा फास्टेस्ट ट्रीटमेंट बुखार के लिए या किसी भी केस के लिए होम्योपैथी से भी दे सकें। तो अगर वो होम्योपैथी में आता है, इवन मेरे पास भी अगर आप आते हैं तो मैं उसमें मदर टिंचर्स का उपयोग बढ़ाऊंगा और आपके बुखार को इमीडिएट ट्रीट करने के लिए जस्ट लाइक एलोपैथी फास्टेस्ट ट्रीटमेंट, जो कि हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से हम जो बताते हैं या जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं उसको यूज़ करेंगे और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा आपको इक्वली मिलेगा। नहीं तो मैं आपको उस पर वापस लेके आता हूँ। जी सर। क्योंकि आपने अभी टिंचर्स बढ़ाने की, मदर टिंचर्स बढ़ाने की बात करी, पर जो कॉमन आदमी है, जो कॉमन व्यक्ति है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, हालांकि अपना एजुकेशन सिस्टम बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, पर नॉर्मल आदमी की लेमन जो जिसको ज़्यादा समझ में नहीं आता है,
आप होम्योपैथी पूछोगे तो वो कहता है यार मेरे लिए तो साबूदाना की गोलियां हैं या सफ़ेद शक्कर की गोलियां हैं, ठीक है, जिसमें डॉक्टर कुछ मिलाता रहता है, ठीक है, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में मदर टिंचर कहते हैं, डाइल्यूशंस कहते हैं, और जो सफ़ेद गोलियां उनको क्या कहते हैं, ग्लोबिल्स। तो वो जो वही होता है उसकी नज़रों में कि डॉक्टर मिला के, शुगर पिल से डॉक्टर मिला के हमें दे देता है। तो बट ये क्या जो मिलाने का और कम करने के जो आप बात करें डोजेस का, जो आपने इन्वेंट किया है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक पे, कि आप बढ़ा के दे रहे हैं डोजेस अभी, पर ये कहीं लिखा नहीं है, दिस इज़ नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड एवर। क्या आपको कभी मन में फीलिंग आती है कि अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं क्या, किसी के जीवन पे रिस्क है क्या? जो सफ़ेद साबूदाना की गोली, मैं अगर सीधा बात करूँ हिंदी लैंग्वेज में जो समझ में आया लोगों को, में जो आप मिला के दे रहे हैं डाइल्यूशन या सोल्यूशन मदर टिंचर जिसको कहते हैं, उससे किसी के जीवन को रिस्क है क्या? सर होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर हम डाइल्यूशंस को मदर टिंचर्स की बात करें तो दोनों का फॉर्म अलग अलग है। हम साबूदाना की जो गोली कहते हैं जिसको, उसको हम सैकरम लैक्टोज का एक्चुअली शुगर का एक ग्लोब्यूल्स है जिसमें हम डाइल्यूशंस को डाल के पेशेंट को टंग के ऊपर डिजोल्व करने के लिए देते हैं। तो चूंकि वो पोटेंटाइज मेडिसिन है तो वो एक सीमित मात्रा में जितना जो डॉक्यूमेंटेड है हम उसी मात्रा में देते हैं। ठीक है। मैं बात करता हूँ सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में, जिसमें मैं मदर टिंचर्स पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा देता हूँ कि आपको ये एक डायरेक्ट फॉर्मुलेशन है जो कि होम्योपैथी में मिला है और जस्ट लाइक एलोपैथी सिस्टम ये काम करता है। अच्छा। तो आप इसके डोजेस को बढ़ा सकते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन था कि चूंकि डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, तो सर मैं इसके बारे में आपके चैनल के माध्यम से प्रकाश डालना चाहूँगा कि होम्योपैथी का जन्म जब हुआ था 200 साल पहले, तो निश्चित रूप से उस समय डॉक्टर सैमुअल हनीमन या उनके बाद के जितने लोगों ने भी इस ट्रीटमेंट को अपनी भूमिका दी, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन किया है। बट उन्होंने एक शब्द लिखा है 10 ड्रॉप्स 20 ड्रॉप्स एंड हायर। ओके। अब सर एंड हायर का डेफिनेशन उस समय तक उन्होंने जितना लिखा बनाकर छोड़ दिया कि एंड हायर 20 ड्रॉप्स के ऊपर उन्होंने एंड हायर अगर लिख दिया है तो इसका मतलब है हायर का डेफिनेशन 21 बूंद भी हो सकता है, 21 ड्रॉप्स भी हो सकता है, और मेरे हिसाब से सर 60 बूंद से लेके 240 बूंद से लेके 960 बूंद भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर्स, जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है, वो जो पर्टिकुलर केस देखता है तो वो अपना डिसीजन लेता है कि एलोपैथी से अगर वो पेशेंट अगर छोड़ के अगर मेरे पास आता है तो मैं अगर होम्योपैथी में अगर उसको डील कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से उसकी उम्मीदें एज ए पेशेंट वही रहेगी कि मैं फास्ट ट्रीटमेंट ले लूँ और आप मुझे इस बीमारी से पूरी तरीके से निजात दिलाएं। और अगर वो मुझसे उम्मीद करता है तो मैं उसके फॉर्मुलेशंस को जो मेरे पास मौजूद है उसमें मैं टिंचर्स का जो डोज है मैं डिसाइड करूंगा उसकी सीविरिटी के आधार पर, उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के आधार पर। तो अगर मैं एंड हायर के ऊपर जाता हूं तो पेशेंट जब मेरे पास आया पहली बार 2004 में जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो अगर मैंने 5 बूंद 10 बूंद जो मेरे पढ़ी हुई है अगर वो देता हूं और उसे रिजल्ट कम मिलता है तो वो अगली बार आके बोलता है कि सर मैं कुछ आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे थोड़ा और जल्दी फास्ट ट्रीट करें। तो सर वहां पर विजन आता है हमें कुछ रिसर्च पे जाने की, क्योंकि वो लिखा नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, जो टिंचर्स होते हैं, जी सर, ये क्या हर बीमारी में एक ही सोल्यूशन डाला जाता है? नहीं सर, कि अलग अलग सोल्यूशन सभी बीमारियों के लिए अलग अलग टिंचर्स होते हैं। होम्योपैथी में करीब 4000 दवाएं हैं। टिंचर्स का फॉर्मुलेशन जो जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी होती है जो होम्योपैथी में है वो ही बनाती है, वो हमें सप्लाई करती है। और जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं जो होम्योपैथी में ट्रीट करते हैं वो पेशेंट की बीमारी की अवस्था के अनुसार आपकी मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो जो टिंचर्स का रोल है, चूंकि वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए मैं यूज़ करने की बात करता हूं, और मैं हर बार बताता हूं कि अगर हमें होम्योपैथी को फास्ट करना है तो हमारे पास टिंचर्स बड़ा एक कारगर टूल के रूप में मौजूद है जिसे हम डोज बढ़ाकर यूज़ कर सकते हैं। और हायर की डेफिनेशन अगर लिखी नहीं है तो जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो सही मायनों में एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी है और एक तरीके से आपका अनुभव है जो कि आगे के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए तैयार करने के लिए आपकी भूमिका बनाने वाला है। तो जब पेशेंट 30 बूंद में ठीक नहीं होता और हम उसे 60 बूंद देते हैं और हमें रिजल्ट दिखने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें समझ में आता है कि होम्योपैथी जो सेफ सिस्टम है, अगर हम थोड़ा डोज बढ़ाकर उसको फास्टेस्ट कर दें तो लोगों को ज़्यादा फायदा मिलने लगा। पर नहीं डॉक्टर साहब मुझे बताइए, आपने आज तक कितनी हाईएस्ट बूंदें डाली होंगी किसी भी केस में? अगर आपको कोई केस याद आता हो, मैं आपसे समझना चाहूँगा, मतलब वो शायद कैंसर का भी केस हो सकता है, एनी केस दैट यू डेल्ट इन योर लाइफ जो सबसे डिफिकल्ट रहा हो और आपको लगा कि मैंने इसमें आई गॉन एग्रेसिव टू दिस लेवल, 800 बूंद भी डाल चुका हूं मैं वो कोई केस, एक केस बताइए। मैं चूंकि अब केस के बारे में बात हो रही तो एक छोटा सा एक ऐसा केस अपन डिस्क्राइब करेंगे जिसमें मैं एक ऐसा केस के बारे में बात करूंगा कि कोविड में बहुत इमरजेंसी केसेस, चूंकि आपने इमरजेंसी पे ज्यादा बात की और एक्यूट केस में भी हम बात करें तो कोविड एक सुपर डुपर एक इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसमें पेंडेमिक में हमने देखा कि लगभग सभी सिस्टम ने अपना अपना मेहनत किया, जाने गई, बट सिस्टम हमारे भारत सरकार इतनी एक्टिव थी
कि हम बहुत जल्दी दूसरों के देशों से ज़्यादा रिकवरी कर पाए? जी सर, एब्सोल्युटली। तो उसमें मेरे पास एक ऐसा केस आया जो कि इंदौर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें एक पेशेंट एडमिट है। मैं हॉस्पिटल का नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो पेशेंट एक तरीके से काफ़ी क्रिटिकल स्टेज पे था और करीब 35% सैचुरेशन के साथ वो लंग्स के सैचुरेशन में जीवन से जूझ रहा था। और अगर मैं ऐसा बात करूं कि अगर वो उनके कुछ परिचित मेरे पास जब आते हैं और वो कहते हैं सर जब सबने ये नीमच का केस था क्या? सर ये नीमच मंदसौर का ही केस है जिसमें एक तरीके से आपने शायद मेरे चैनल पे देखा हो या हमारी कहीं चर्चा हो तो मैंने बताया हो। मैं आज इस चैनल के माध्यम से फिर से इसको बताना चाहूँगा कि जब ये केस हमारे पास आया तो लगभग उसके लिए होपलेस सिचुएशन थी। पेशेंट को मैंने कभी देखा नहीं, उनकी रिपोर्ट्स आई और 35% सैचुरेशन के हिसाब से हमने उसको इनिशियली जो मेरे पास जो उनके परिचित आए थे उनको मैंने 240 बूंद 4 बार का डोज बनाकर दिया। 240 बूंद 4 बार जो मैंने दिया कि आप इसको चालू करें। करीब सर उस पेशेंट को 7 दिन हमने इस कोर्स को दिया 240 बूंद 4 बार, जिसमें उसकी रिकवरी थोड़ी स्लो लगी। 240 बूंद 4 बार 12 ml 4 बार। हम मदर टिंचर्स को हम ml में अगर काउंट करते हैं तो 240 बूंद का मतलब होता है 12 ml, 12 ml के आसपास का एक सिंगल डोज बनाकर हमने एक गिलास पानी के साथ इसको जब पेशेंट को दिया तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रयास था कि हम उसकी इम्यूनिटी रिस्पांस को बढ़ाएं, बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करें और रिस्टोरेशन के साथ लंग्स की कैपेसिटी को वापस रिस्टोर करें। और सर ये चूंकि हॉस्पिटल का केस था, ऊपर से वो ट्रीटमेंट चल रहा है, बट चूंकि वहाँ पे जवाब दे दिया गया था, ये कह दिया गया था कि कोई किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है और ये जो वार्ड है सिर्फ उन्हीं के कारण खुला हुआ है, जिस दिन उनकी डेथ होगी निश्चित रूप से ये वार्ड भी बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसा जब साइकोलॉजिकली पेशेंट जब सुनता है किसी मेडिकल पर्सन से तो वो उसकी उम्मीदें बड़ी कमजोर हो चुकी होती है, तो पेशेंट फिजिकली मेंटली सोशली तीनों लेवल पे टूट चुका होता है। मैंने जब स्टार्ट किया तो 240 बूंद 4 बार का इनिशियल लेवल पे जब हमने डोज स्टार्ट किया 7 दिन के आसपास में हमने उसकी रिकवरी बड़ी थोड़ी स्लो देखी, पर ये देखा कि वो मेंटेन होने लगा। अगला डोज हमने उस 7 दिन के बाद 480 बूंद 4 बार का डोज बनाया। 480 बूंद कर दिया आपने? करीब 24 ml एक बार में, और ऐसा दिन में 4 बार, क्योंकि वो समय ऐसा नहीं है कि हम 20 साल उस पेशेंट को ट्रीट करने वाले हैं या उस पेशेंट के पास 20 साल का समय है। तो जो करना है हमें 20 साल का काम महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि हम तो घंटे में करने की जो सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो हमारा विजन था कि इस समय जो क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम डोजेस का सिलेक्शन करें और उस अनुपात में उस डोज को देकर किसी भी तरीके से इसके बॉडी मेटाबॉलिज्म को पेशेंट का रिस्टोर करें। तो सर ये हमारा प्रयास था 480 बूंद 4 बार। और अगले जो 7 दिन में जो रिकवरी हुई सर, 15 दिन के बाद जो पेशेंट बाहर आया कि एक तरीके से वेंटिलेटर वाली जो स्टेज थी और जो एक तरीके से नेगेटिव स्टेज थी उससे पेशेंट बाहर आया और करीब 15 दिन का और ट्रीटमेंट लेकर 1 महीने के बाद वो पेशेंट आज भी नीमच में अपना स्वस्थ जीवन जी रहा है। और करीब सर कोविड के 4 साल हो चुके हैं, जिसके बाद भी अगर हम कभी उस पेशेंट से बात करते हैं तो अब पूरा परिवार के साथ ये बड़ा गर्व के साथ बताता है कि सर ने मुझे दूसरा जीवन दिया। तो निश्चित रूप से सर वहाँ पर डोज बढ़ाने का डिसीजन अगर हम नहीं लेते तो उसके लिए हो सकता है कि रिकवरी और स्लो हो जाती है और हमें उतना समय नहीं मिलता। तो आप ये कह रहे हैं कि जो केसेस बहुत क्रिटिकल है जी सर, उस केसेस में सुपर स्पेशलिटी जो आप मॉडर्न होम्योपैथी की बात करते हैं वहाँ पे आप डोसेज को अकॉर्डिंग टू द पेशेंट आगे पीछे करके बहुत सारे केसेस में आपने पेशेंट्स की मदद भी करी है। बट कोई ऐसा केस आया हो जहाँ पे काम ही ना किया कुछ? सारे तो पॉजिटिव नहीं रहे होंगे, कोई एक आध रहा होगा कि यार यहाँ काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल सर, तो हर सिक्के के 2 पहलू होते ही हैं जीवन में। तो ऐसा कुछ याद है आपको कि या कहीं हुआ ही नहीं? बिल्कुल सर, हुआ है ऐसा? सर मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं, अगर मैं 100 केस की बात करूं तो उसमें से 100 में से 99 केस क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड लास्ट स्टेज लाइफ थ्रेटनिंग या इनक्यूरेबल कैटेगरी के केस हैं, जो हार चुका होता जो एक तरीके से हार चुके हैं और एक तरीके से होपलेस वाली सिचुएशन है। पर सर मेरा एक उद्देश्य होता है कि भले ही मैं लास्ट मैनेजमेंट में लास्ट ऑप्शन में, जैसे हम ईश्वर को याद करते हैं, हम कहते हैं कि बस अब आप ही बचाइए, तो अगर ईश्वर ने अगर उसको मेरे पास भेजा है और कहीं ना कहीं अगर उसको पता है मेरे बारे में, तो मेरा भी एक जुनून है सर कि मैं आखिरी दम तक अपनी कोशिश करता हूं उस पेशेंट के लिए। मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं 30 बूंद से लेकर 960 बूंद तक का जिस भी डोज को मैं तय करता हूं उसकी रिपोर्ट्स, रिस्पॉन्स और परिस्थिति के अनुसार तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन कई बार सर अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि उस पेशेंट के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो हमारी दवाइयाँ भी लेने के लिए पूरी तरीके से वो जो ट्रीटमेंट पीरियड है वो पूरा कर पाए। तो ऐसा होता है कि जब हमें लास्ट स्टेज के पेशेंट मिलते हैं तो हमें भी कम से कम 3 दिन से लेके 10 दिन से लेके 1 महीना और किसी किसी पेशेंट्स को 6 महीने की ज़रूरत चाहिए होती है, जिसमें हम उस ट्रीटमेंट को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स बढ़ाने में यूज़ कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली कई बार हमें वो टाइम नहीं मिलता और बॉडी का रिस्पॉन्स चूँकि पेशेंट का कई बार डीएक्टिव होता है तो थोड़ा हमें समय लग सकता है। और जब तक हम डिसीजन लेते हैं कि हम डोज बढ़ाएं, कई बार उस पेशेंट का समय हमें मिल ही नहीं पाता। तो सर ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट कुछ केसेस हैं जिसमें मैं कह सकता हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 100 के 100 पेशेंट पूरे ठीक किए, मैं भी इंसान हूं, पर मेरे प्रयासों में पूरी कमी नहीं थी। डॉक्टर साहब
सर मैं ऐसा कह सकता हूं कि हम 100 पेशेंट अगर ट्रीट कर रहे हैं तो हमने 50 से ज़्यादा पेशेंट में उसके रिस्पांस ज़्यादा अच्छे देखे हैं। तो अगर हम 50% भी अगर अपने आप को कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी तो सर उन पेशेंट्स में जिनमें कह दिया गया है कि बिल्कुल आपके लिए कुछ बचा नहीं है, अगर उनमें 50 पेशेंट भी अगर हमने 100 में से कर किसी को खड़ा किया है तो निश्चित रूप से सर वो उनके लिए किसी वरदान या चमत्कार से कम नहीं था। बिल्कुल सही। बट अभी मैं समझना चाह रहा हूँ, होम्योपैथी में भी आज की डेट में अलग अलग पद्धति की चर्चाएं होती हैं और कॉमन इंसान को, व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती है कि होम्योपैथी तो चलो ठीक है, अभी सुपर स्पेशलिटी भी आप कर रहे हो, पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है? अब नया ये सुना है मैंने, अब नया टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सुन रहा हूँ मैं। ये क्या फ़र्क है आपसे? नहीं सर, मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा कि आप इंडियन गवर्नमेंट के सिस्टम के हिसाब से हमने 4 वैलिड सिस्टम जो हमारे पास पता है वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी, ये मूल रूप से कवरेज है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बहुत अलाइड सिस्टम है जो कि होम्योपैथी का भी पार्ट नहीं है। अच्छा। तो ये भ्रांति है कि उसमें अगर होम्योपैथी लिखा है तो वो होम्योपैथी से रिलेटेड है, लेकिन उसका फार्मूलेशन और उसका नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट आल्सो। नथिंग सर, नथिंग। अभी उसका रिकॉग्नाइजेशन गवर्नमेंट के लेवल पे बाकी है और उसका होम्योपैथी से कहीं तक लेना देना नहीं है। वो सिर्फ नाम में कुछ ऐसा हो सकता है ना, कुछ कंसेप्ट में कुछ कॉमन चीज़ें जो उनको लगा पुराने परिवेश में, जो नामकरण जब होता है कि उसके जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो फार्मूलेशन का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं होम्योपैथी से थोड़ा बहुत किसी तरीके से उन्हें मैचिंग दिखी, तो वो जो होम्योपैथी का नाम साथ में चल रहा है उसमें इलेक्ट्रिक के नाम से इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो उन्होंने दिया। बट उसका जो तरीका है काम करने का, डॉक्यूमेंटेशन, साइंटिफिसिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर जिसको अभी प्रूव होना बाकी है। अच्छा, तो मैं अभी आप समझना चाहूँगा कि WHO से आप वेरिफिकेशन के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, डेटा आपने रेडी कर लिया है, आई थिंक 3000 पेशेंट्स का डेटा है आपके पास मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अभी WHO से कराने के लिए आपको और प्रोसेस में क्या मदद चाहिए और कहाँ लगे हैं आप? अगर मान लीजिए ये पद्धति वाकई लोगों के जीवन बचाने में काम आ रही है और आपके पास 300 पेशेंट्स का डेटा है, कहते हैं ना डेटा इज एवरीथिंग, डेटा इज गॉड। एब्सोल्युटली, विदाउट दैट तो हम सब हवा में बातें करते हैं। बिल्कुल सर, बिना प्रूविंग के कुछ नहीं हो सकता। नथिंग इज वर्किंग एंड स्पेसिफिकली इन WHO डजंट वर्क एनीथिंग। बिल्कुल सही, वो सर्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन मिलेगा नहीं। तो उस प्रोसेस में अभी तक कहाँ पहुँचे हैं और आप क्या मदद चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि यस द गवर्नमेंट शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट यू आल्सो? जी सर, आपके उसके बारे में क्या विचार है? सर मेरा ये विचार है कि जो मैंने सिस्टम बनाया है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, चूंकि वो क्रिटिकल केसेस में, इमरजेंसी कैंसर के स्टेज 4 में, एक तरीके से किडनी के फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट्स में, जहाँ पर हम कह सकते हैं 21 क्रेटिनिन होते हैं, हम लोगों ने दवाइयों से मेंटेन किया, नॉर्मल किया, डायलिसिस बचाई, ट्रांसप्लांट बचाया, कैंसर के 9 सेंटीमीटर के गठान बने, हमने बिना कीमो, बिना रेडिएशन सर्जरी और बिना इम्यूनोथेरेपी, बिना टारगेट थेरेपी डिजॉल्व किए। और कई ऐसे सर्जिकल कैटेगरी, ब्रेन ट्यूमर्स, गॉल ब्लैडर के स्टोन, एपेंडिसाइटिस जो कि एक्यूट केस है, एक तरीके से फाइब्रो एडिनोमा, छाती की गठान, फाइब्राइड्स जो कि बच्चेदानी की गठान, जो एक तरीके से सर्जिकल कैटेगरी के केसेस हैं, हमने दवाइयों से डिसॉल्व किए। और ऑटोइम्यून कैटेगरी की कई ऐसे केसेस जिसमें कह सकते हैं कि जिसमें मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर ये फैक्टर HLA-B27 अगर आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो निगेटिव नहीं हो सकता। जीनेटिक लेवल पे ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर हैं ये निगेटिव नहीं किए जा सकते। RA फैक्टर निगेटिव नहीं किया जा सकता गठिया के केस में, फाइब्रोमाइल्जिया के केस में ANA फैक्टर निगेटिव नहीं किया जा सकता। तो ये जो मेडिकल साइंस की लिमिटेशन है इसमें हमने काम किया और सही मायनों में हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से जो डेटा दिया उसमें इन सब पेशेंट्स के बारे में हम बताते हैं या बता सकते हैं कि हमने इन पेशेंट्स को पॉजिटिव से निगेटिव भी किया। तो निश्चित रूप से ये जो टूल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है कि जब मेडिकल साइंस में आवश्यकता की ज़रूरत है, आविष्कार होना चाहिए। अगर होम्योपैथी में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी परिवार की प्रेरणा है, 21 साल की मेरी जो मेहनत है और अब मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ कि 3000 पेशेंट का डेटा जब मैं सबमिट करने की बात करता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि आज तक मैंने जितना भी काम किया, मेरी सपोर्ट क्या चाहिए? मेरे को ये सपोर्ट चाहिए सर कि मैं अब चूंकि एज ए ब्रिक्स में होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा हूँ, करीब 22 देशों में मुझे होम्योपैथी में प्रचार प्रसार का मौका मिलने का जो एक तरीके से अपॉइंटमेंट दिया गया है, बड़ा भूमिका दिया गया है। तो उसमें मैं ये जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो हमारा नया कंसेप्ट है, इसको हम पूरी दुनिया में बताने के लिए जो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे वो हम ब्रिक्स के माध्यम से उन देशों में बताएंगे। और जो भारत सरकार से हमें उम्मीद है कि आयुष डिपार्टमेंट और जो हमारा मेडिकल काउंसिल है वो हमारे डेटा को वेरीफाई करे
और इस 3000 पेशेंट का जो डेटा है या जो भी हमारे जो इनक्यूरेबल टू क्यूरेबल कैटेगरी के जो केसेस हमने जो ट्रीट किए हैं, एक तरीके से जो हमने असंभव को संभव करने का काम किया है, इसको वेरीफाई करके जस्टिफाई करके इसे WHO में सबमिट करने के लिए हमें हेल्प करें, एक तरीके से प्लेटफॉर्म तो आप दें। सरकार को डेटा दे चुके हैं आप? सर हमें सरकार को डेटा देने की जो हमारी तैयारी है पूरी तरीके से हो चुकी है और बहुत जल्दी, अब चूंकि कल जो हम बात करने जा रहे हैं कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे में, जिसमें मैं खुद ही एज ए स्पीकर ये बात करने जा रहा हूं, तो CCRH और आयुष के थ्रू ये जो हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे, जो कि इंडिया से ऑर्गेनाइज होगा गांधीनगर गुजरात में, इसमें मेरी बात ये जाने वाली है। और निश्चित रूप से ये जो डेटा है, हमारी जो बात हुई है उसमें ये सब वहाँ पे सबमिशन के फेस में है और ये सबमिशन का फेस केवल यहाँ तक ना रहे, ये मेरी उनसे उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द इसको WHO में पहुँचाने में मेरी मदद किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम कुछ नया काम करते हैं और संभव को संभव करने के लिए प्रयास करते हैं तो वेरिफिकेशन के मोड में हम जब तैयार हैं तो इसे रोकना नहीं चाहिए और इसको बढ़ाने के लिए जो भी उन्हें उनकी ओर से मदद है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन के फेस में, चाहे रिकॉग्नाइजेशन के फेस में, वो हमें मिले और बहुत जल्दी हम इसे WHO में सबमिट करें। और जब वहाँ से सबमिशन के बाद ये वेरिफिकेशन के लेवल पे आएगा तो निश्चित रूप से सर जो हमारी प्रेरणा है कि भविष्य में जो फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी है, जो कि हम कह सकते हैं कि जर्मनी की होम्योपैथी क्लासिकल होम्योपैथी, इम्पोर्टेड होम्योपैथी, जो कि एक तरीके से क्लासिकल बेसिक होम्योपैथी है, इसको हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी में इंडिया का नाम आगे बढ़ा सकें। और इसको डॉक्यूमेंटेशन के बाद रिकॉग्नाइजेशन जब होगा तो जब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो भविष्य में जो 200 साल 400 साल बाद जो हम बात कर रहे थे कि जो फेस आता है रिवॉल्यूशन का, उसमें जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट है, तो एज ए इन्वेंटर जब मैं इतना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसका फ़ायदा देश को मिलेगा और मेरे आने वाले जो दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, कलीग हैं, उसको और ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करके आगे बढ़ा भी पाए। अब ये कह रहे हो कि अगर हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग देख रहे हैं आपको अभी, तो आप सिंपल से एक उनके साथ निवेदन कर रहे हैं कि जो डेटा है, जो डेटा बनाया गया है, इसे वेरीफाई किया जाए और इससे मुझे लेकर आगे बढ़ाया जाए। अगर इसमें मेरिट है, वेरिफिकेशन का मेरिट है तो इसको आगे बढ़ाया जाए। सिंपल सी बात, क्योंकि सर जो सत्य है उसे छुपाया नहीं जा सकता। मतलब सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, जलेबी जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, डेटा बिल्कुल है, जो डाटा है, क्योंकि देखिए जो सच होगा वो दिखेगा। आपको अगर उचित लग रहा है तो आप उसको आगे बढ़ाइए। 21 साल की मेहनत है, ऑथेंटिक है तो आप आगे बढ़ो, तो सिंपल सी बात है। तो आप आई डोंट थिंक सो आप कोई अनफेयर आस्क रख रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ फेयर आस्क, क्योंकि सर मैंने 21 साल बस एक ही काम किया है, ईमानदारी से पेशेंट को ट्रीट करना। और ये मैं चूंकि प्राइवेट प्रैक्टिस में करके अगर मैंने ये डेटा दिया है तो ये मेरे लिए डबल चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के स्कोप में काम नहीं कर रहा था। तो ये मेरे लिए हो सकता है कि सुविधा नहीं थी, मेरे पास फंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन चूंकि मैं अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए एक तरीके से सुविधा एक तरीके से और भी थी कि मैं खुल के काम कर रहा था। तो मैंने लिमिटेशंस पे ना जाते हुए, प्रोटोकॉल को ना फॉलो करते हुए, मैंने एक नया प्रोटोकॉल को फॉलो किया कि पेशेंट के आवश्यकता अनुसार हम डोज देंगे और उससे जो रिजल्ट आएंगे वो हम जस्टिफाई करेंगे। और उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए जो 3000 पेशेंट का डेटा जब आता है तो जो मुझसे डेटा आपका रेडी है? रेडी है सर, बिल्कुल रेडी है। तो ऑब्वियसली अब हम चाहते हैं कि इसको हम सबमिट करें और इसको नेक्स्ट लेवल पे वो आगे बढ़ाएं। और ब्रिक्स में जो मेरी भूमिका है, जल्दी इसकी बात के लिए कहीं ना कहीं मुझे इसका मौका भी मिल रहा है। और मैं अभी कुछ दिन पहले मैं US भी गया था, जिसमें आदरणीय ट्रम्प साहब का जो कन्वोकेशन सेरेमनी था उसमें एक इन्विटेशन भी आया था। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा लगता है कि ये जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो रिसर्च है, ये सिर्फ मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टूल बनेगा जिसमें लोगों की जान बचाई जा सके, सर्जरी बचाई जा सके। ट्रम्प वाली बात तो आपने करके आज ग्रेड में तो जो कुछ टॉपिक चल रहे हैं और ट्रम्प टैरिफ ही चल रहा है, वो तो अलग मुद्दा है, जिसमें हमने देखा है कि वर्ल्ड वाइड मार्केट कैसे भी सर वो एक हॉनर था जो एक तरीके से वर्ल्ड वाइड जो इनविटेशन आया था उसमें मुझे मौका मिला और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए सौभाग्य की बड़ी बात है आई थिंक। बट मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ अभी ऑफ द कफ कि अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ हैं लोगों पे खान पान को लेके। कहा जाता है कि जो 90% आपकी बीमारियाँ होती हैं आपके सिर्फ खान पान से रिलेटेड है। तो ये जो खान पान में जो डॉक्टर्स हैं उनका अपना एक अलग व्यू है कि अगर आप X खाएंगे Y खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। और किडनी की जो बीमारी है, जो मैं आपसे ऑफ द कफ अभी बात कर रहा था ऑफ कैमरा, 70% जो बीमारियां आ रही हैं वो नॉनवेज के कारण है, आपने अभी बताया मुझे। तो आपका कहना ये है कि जो भी लोग देख रहे हैं कि नॉनवेज खाने से आपका शरीर कहीं ना कहीं तरीके से किसी तरफ से डैमेज होता है और किडनी जैसी रिलेटेड बीमारियां भी हो रही है। इसके पीछे कोई ऑथेंटिकेशन है कि क्या उसके पीछे सर क्या उसका सीधा जस्टिफिकेशन बताता हूं। तो क्योंकि आपका ये इंटरेक्शन देखने में लोग नॉनवेज खाना ना छोड़ दें कल से,
सर मैं इस बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर उसकी हिस्ट्री में अगर हम जब जाते हैं ट्रीटमेंट के हिसाब से हम जब बात करते हैं तो बीपी, शुगर या कोई किडनी स्टोन की हिस्ट्री या एक तरीके से किडनी में सिस्ट होने की हिस्ट्री या कोई कई प्रकार के केमिकल के साइड इफ़ेक्ट्स, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स, ये सब बड़ी कॉमन होते हैं। बट अब हम जब और ज़्यादा डीप में जाते हैं तो मैंने कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो नॉनवेज का सेवन जब ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है सर उसमें जो प्रोटीन का लोड जब ज़्यादा बढ़ता है और आपके साथ अगर ये अलाइड बीमारियां जब साथ में पहले से ही मौजूद होती है तो आपके बॉडी रिस्पॉन्स में मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी कमज़ोर होने लग जाता है। तो बॉडी का अगर रिस्पॉन्स कमज़ोर हो और इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कमज़ोर होने के कारण अगर किडनी लोड कम लेती है और प्रोटीन का इंटेक हायर होने लग जाता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो साइड इफेक्ट के रूप में आपकी किडनी पे पड़ सकता है। तो नॉनवेज जो लोग खा रहे हैं हाँ सर, वो अलर्ट हो जाएं। सर मेरा तो एकदम क्लियर मैसेज है कि आपको किडनी फेलियर से अगर बचना है तो बीपी, शुगर इनको तो कंट्रोल करना ही है, साथ में नॉनवेज को भी आपको कम से कम मात्रा में आपको यूज़ करना चाहिए क्योंकि जहां ओवरलोड होगा किडनी पे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स हो तो नॉनवेज खाने से प्रोटीन बढ़ता है जो किडनी को प्रॉब्लम आता है और उसके कारण किडनी फेलियर हो रही है और 70% बॉडी इतना लोड ही नहीं ले पाई। 70% केसेस नॉनवेज की रानी है। जो लोग हमें देख रहे हैं आप यही एडवोकेट कर रहे हैं कि हो सके तो नॉनवेज कल से बंद कर दो, नॉनवेज को लिमिट करें। और अगर किडनी फेलियर के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हमें उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं तो अपने फील्ड में बिल्कुल प्रैक्टिस में ये बात बोलता हूँ कि आप वेजिटेरियन खाना खाइए और नॉनवेज का लोड बिल्कुल कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, प्योर वेज हो जाए, सात्विक हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप नया लोड अब किडनी पे आए। हम बॉडी से आपके मेटाबॉलिज्म को रिकवर करने के लिए मेडिसिन दे ही रहे हैं और जब रिकवर करेंगे तो आप उसे डिस्टर्ब ना करें। तो एक नई लाइन आ गई कि नॉनवेज इज इंजूरियस टू योर किडनी। ये लाइन डॉक्टर अर्पित ने हमको दे दी आज, तो ये बहुत बड़ी। तो नॉनवेज में क्या अंडा भी, एग्स भी नॉनवेज है? एग्स नॉनवेज में नहीं है ना, जो एग्स खा रहे हैं वो खा सकते हैं, वो सुखी रहे एग्स खा सकते हैं। तो एग्स में कोई, क्योंकि नॉनवेज को जब सर आप पकाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें काफ़ी आपको ऑयल और बहुत सारी चीज़ों का और भी सम्मिश्रण करना पड़ता है। क्योंकि मैं नॉनवेज खाता नहीं, मैं जैन हूँ, तो निश्चित रूप से मैं इस बारे में ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी जो मेरी कॉमन थीम जो मैंने देखी है पेशेंट्स के बीच में, जो मैंने प्रैक्टिस के कैरियर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नॉनवेज अवॉइड करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा किडनी में ज़रूर मिलेगा। तो नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए, ये बात आपने बता दी। और खान पान में और क्या आदमी को एक स्वस्थ रहने के लिए क्या ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करें, जो खा रहे हैं तो खाने देते हैं लोगों को, क्या चीज़ें ऐसी नहीं खानी चाहिए नॉनवेज के अलावा आपके हिसाब से? सर बहुत ज़्यादा ऑयली, जो कह सकते हैं कि तैरता हुआ तेल, वो नहीं खाना चाहिए, वो थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑयल अवॉइड करें, ऑयल अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, जिसमें हम कह सकते हैं लाल मिर्च बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना खाएं, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो उसे अवॉइड करें, क्योंकि अल्टीमेटली सर गैस्ट्रिक मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक, ये जो स्पाइसी खाना और ऑयली खाने से डिस्टर्ब तो होता है। फैटी लिवर इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और डाइजेशन अगर आपका खराब होगा, बार बार अल्सर बनेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देंगे। और पेट जो होता है गैस्ट्रिक, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ होता है, वहीं से बीमारियां चालू होती है। खाने पीने से ही अगर बीमारी चालू हो गई तो निश्चित रूप से आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं तकलीफ आनी है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे जानने वालों में एक 22 साल के युवक को कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो भी जो यंग एज में जो बीमारियां आ रही हैं, जो अमूमन 40-45 साल के बाद कोलेस्ट्रॉल या बीपी की बीमारी होती थी, आज डेट में हम देख रहे हैं 20 से 25 साल का जो नवयुवक है, तो वो तबका है, वो बीपी और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो ये क्या ट्रेंड चालू हुआ है हमारी कंट्री में? ये इस बिकॉज ऑफ जो प्रोसेस फूड जो खा रहे हैं, इतने जो रेस्टोरेंट्स और चेन आ चुके हैं आज, जो भी देख रहे हैं, आई होप दे विल नॉट माइंड व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे, तो इसके कारण आ रहा है प्रोसेस फूड इज़ द मेन कॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी। इसलिए यंग बच्चे आज डेट में जो मोटापा आ रहा है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री भी जो ओबेसिटी के खिलाफ लड़ने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, 10% वो कह रहे हैं कि ऑयल अपना कम करें जीवन का, ये बहुत बड़ी बात बोली है। जिस दिन से पीएम साहब ने बोला है कि वो हमने तो 20% कम कर दिया अपने घर में, बट जो मेन मुद्दे की बात है, जो 20 से 25 साल वाले नवयुवक है जिनको कोलेस्ट्रॉल और बीपी आ रहा है, इसके पीछे के कारण आप क्या मानते हैं? सर इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो हम जो जितने जंक फूड पे अधिकता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसमें कैल्शियम के बजाय वो लोग सोडियम को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो सोडियम का अधिकता होने का मतलब है नमक की अधिकता। हम जितने भी प्रिजर्वेटिव लेते हैं, चाहे हम कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, तो आप देखिएगा उसमें सोडियम की कंटेंट ज़्यादा मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किडनी के लिए तो डैमेज करने का काम करते ही हैं और बीपी भी बढ़ाने का काम करते हैं। बीपी और किडनी दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर बीपी बढ़ेगा तो किडनी को डैमेज होना तय है, और अगर किडनी एक बार डैमेज होने लग गई तो आपका बीपी और ऑटोमेटिकली ज़्यादा शूट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको एक साथ देखने की कोशिश करें तो ये पूरा बॉडी मेटाबॉलिज्म का एक क्रिएशन है जिसको हमें मेंटेन करना चाहिए, और जंक फूड उसको बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब करता है। जंक फूड इज क्लियरली नो,
जितने सर, भी मतलब कहते हैं यंगस्टर्स हैं ना है कि मत खाइए। सर अब उस बारे में डॉक्टर साहब कह रहे हैं हाँ, अभी सर आपको। अब उसमें मैं दूसरी जो बात करना चाह रहा था कि अगर हम खाते हैं तो दूसरा प्रभाव पड़ता है हमारे बॉडी रिस्पॉन्स का मेटाबॉलिज्म से, कि हम उसको कितने अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते पचा पा रहे हैं, हैं। मेंटेन कर पा रहे हैं, या हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म कितना एक्टिव है कि उसको एडजस्ट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो मैंने जो पहले जो सुनने में आता था सर कि ये तो आपकी 40-50 साल के बीच की बीमारियां हैं, यस जो बीपी है, Yes. शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि लाइफ टाइम हम Yes, 40 साल yes, तक तो हम yes, मेहनत करते हैं और yes, उसके yes. बाद जब प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो उस वक्त लगता है कि ये सब बीमारियां हमारी आनी है। हाँ आनी है। बट सर जो 20-25 साल में इवन जो आजकल सुनने में आ रहा है कि जो देखने में आता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है सर, 25 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, कहीं ना कहीं हम 20 साल में देख रहे हैं कि लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खानी पड़ रही है, शुगर की दवाई खानी पड़ रही है। तो सर ये सब कुछ कुल मिलाकर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जो कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण हो सकती है। अब मेटाबॉलिज्म जिसका डिस्टर्ब होता है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। खान पान में आपकी एक तरीके से अनियमितता है, रात भर जो जागने वाली कई बार ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि अपना लाइफस्टाइल में लोग सोने के लिए सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक जाग रहे हैं। मतलब जाग रहे हैं। और तो फिर ये भी दिस कहीं ना बिकम अ कहीं- फैशन नाउ। सर पर कहीं ना कहीं बॉडी ये सब नहीं जानती थी। बॉडी तो इन सब चीज़ों के लिए हैबिचुअल होने की कोशिश करती है, पर कहीं ना कहीं रिएक्ट भी करती है। तो मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब होता है, साथ में स्ट्रेस। आज के ज़माने में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें लोग स्ट्रेस ना ले रहे हों। तो आप इन शॉर्ट ये कह रहे हैं सात्विक खाना खाएं, सिंपल life जीवन जिएं, सर। जिएं, तो आप बहुत सारी बीमारियों को आप से, अपने ये दवाइयों से precaution is better than cure। दूर रहेंगे। तो अभी मैं आप समझना चाह रहा हूँ कि अब आपकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा लाइट करते हैं। आपकी वाइफ लॉयर है, इन्होंने LLB करी है, तो मतलब कितनी एक्टिव हैं आपके साथ, वो आपके काम में आगे बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि आपकी एक 7 साल की ब्यूटीफुल डॉटर भी है। तो अभी इस जीवन में आप कैसे देखते हैं अभी आप? सर बहुत अच्छा जीवन है। कहीं ना कहीं जो बेटी होती है वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी का रूप होती है, और मेरी वाइफ भी एक तरीके से लक्ष्मी का ही रूप है। और अगर बेटी के बारे में बात करूं तो वो किसी महालक्ष्मी से कम नहीं है। तो जब से वो आई हैं, मेरे को जीवन में जितना भी मेरे संघर्ष हैं, बहुत सारी चीज़ों में मुझे उन्होंने मदद की, और निश्चित रूप से उनका जो साथ है, एक तरीके से मेरा विश्वास भी है। जैसे मेरी मदर का मुझ पर विश्वास है, मेरी वाइफ का मुझ पर विश्वास है, और वो बहुत बड़ी प्रेरणा भी है कि जब हम मेहनत करते हैं तो एक पीछे पता रहता है कि मैं कुछ भी होगा तो मेरे पीछे मेरी वाइफ खड़ी है। There is a backup। बैकअप अर्पित के साथ अर्पिता खड़ी है। और बीइंग अ लॉयर वो मुझे पूरी तरीके से गाइड भी करती है। Legal और advisor मेरी है। क्लिनिक की लीगल एडवाइज़र भी हैं, HR सिस्टम भी वो फॉलो मैनेजमेंट करती हैं। तो निश्चित रूप से सर उससे मुझे उनकी बड़ी हेल्प मिलती है कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर सकूं। और चूंकि मेरा काम मेडिकल रिलेटेड कामों में अपने आप को मुख्य रूप से आगे रखना है, तो जो बहुत सारी अलाइड एक्टिविटी होती है और मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, वो मेरी वाइफ अर्पिता पूरे अच्छे से डील कर पाती है। डॉक्टर साहब, आपका जो जॉब है, जो आप काम करते हैं, बड़ा स्ट्रेसफुल है। जी। बट उस स्ट्रेसफुल टाइम में भी मुझे बताया गया कि आप हर 3-4 महीने में समय निकाल के फैमिली के साथ हॉलीडे में ज़रूर जाते हैं। तो ये मैनेज बैलेंस कर पाना बड़ा आई थिंक डिफिकल्ट होता है, बट कैसे कर पा रहे हैं आप इस चीज़ को? सर मेरा एक खुद का कंसेप्ट है कि जीवन जीना है, काटना नहीं है। जीवन जीना है, काटना नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल लाइन। तो सर जब भी मौका मिलता है ऐसा, तो मैं कहीं पे भी अगर मेरे लिए कोई इवेंट मिलता है, या फिर मुझे लगता है कि अगर मुझे अमेरिका बुलाया गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं अब उस जो वेकेशंस हैं उसमें अपनी फैमिली को भी साथ में ले जाऊँ, और जो क्वालिटी टाइम है जिसमें मैं प्रोफेशनल टाइम के साथ क्वालिटी टाइम में स्पेंड कर सकूँ, उसमें मेरी परिवार को साथ में इन्वॉल्व करो। तो सर मेरी सोच रही है शुरू से कि मैं जब भी करूँगा अपने लिए नहीं करूँगा। मैं जो काम कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, तो इसका फ़ायदा मेरे परिवार को भी मिलना चाहिए। तो मैं अपने आप को ना बांटते हुए उस जगह पर जब उन्हें साथ में ले जाता हूँ, तो उसका फ़ायदा 2 चीज़ हो जाता है कि हम काम भी अच्छे से कर पाते हैं और कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड भी करते हैं। वेरी ट्रू। अभी मैं रैपिड फायर राउंड आने से पहले मैं आपसे लास्ट के 2 क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद हम रैपिड राउंड खेलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आखिरी में कि अभी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन क्या सिर्फ इंदौर में है? क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं अभी हमें, उड़ीसा से, कोलकाता से, साउथ से, बॉम्बे से। अगर उनको आपसे मिलना है या मेडिसिन लेनी है, जो लोग नहीं आ पाते, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि अभी आपका एक ही सेंटर है जो इंदौर में है, तो आने वाले दिनों में क्या आपका प्लान है कि और भी सेंटर्स खोले जाएं और भी डॉक्टर्स को आपके साथ जोड़ा जाए, जिनको इस पद्धति पे और विश्वास बढ़े, जिस कारण से, क्योंकि जितना आप इसका प्रसार करेंगे उतना ही लोगों तक पहुंचेगी बात। तो उसके बारे में कुछ प्लान है आपका? सर इस बारे में मैं फिर से बताना चाहूँगा कि एज ऑफ नाउ जो हमारा इंदौर का सेंटर है वो लोकल क्लिनिक ना होकर इस समय ग्लोबल क्लिनिक के जैसे काम करता है,
क्योंकि ऑलरेडी हम करीब 19 देशों में अपनी सेवाएं ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से हम दे रहे हैं। 19th में जी सर। ओके। और इसके लिए एक, चूंकि मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ, तो मेरी एक टीम है जो हम करीब 14 लोगों का टीम है, जिसमें 8 डॉक्टर्स की टीम है जो मेरी अच्छा, help 8 करती डॉक्टर है, जाते हैं। जो पूरी टीम वर्क में काम करती है। उन देशों का जो भी पेशेंट का मैनेजमेंट है उसमें डेटा लेना, केस टेकिंग लेना, उनके फॉलोअप करना, मेडिसिन भेजना, कुरियर मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज करना। तो इस तरीके से हम करीब 19 देशों को ऑलरेडी कुरियर सिस्टम से, इंक्लूडिंग इंडिया। हाँ, मतलब कह सकते हैं टेली मेडिसिन जो व्यू है हमारा, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम यूज़ कर रहे हैं। और इंक्लूडिंग इंडिया, इसमें इंक्लूडिंग इंडिया इसलिए है सर क्योंकि इंडिया से सभी देश जगह से जब लोग आते हैं हमारे पास, तो पहली बार अगर वो हमारे पास आने की कोशिश करते हैं तो इंदौर स्थित हमारे सेंटर पे आकर हमसे मिलते हैं। पर जो आगे के जो ट्रीटमेंट है हो सकता है वो फॉलोअप में वो हमसे ऑनलाइन सिस्टम से लेना चाहिए। आप सेंटर बढ़ा रहे हैं और अभी आने दिनों में? जी सर। अभी मेरी मुख्य जो कोशिश है ये है कि अगर इंडिया से इतने लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनकी भी बड़ी मन की इच्छा होती है कि सर आप हमारे यहाँ इस सेंटर को डालें, इस सेंटर को डालें, हमारे यहाँ एक और सेंटर होना चाहिए। तो चूंकि उनकी उम्मीदें मुझसे बड़ी होती है और जो इस केस में मैं काम कर रहा हूँ वो क्रिटिकल केसेस है, तो उसमें उनका प्रभाव ये भी रहता है कि सर वो मुझसे ही मिलना चाहते हैं। जी। तो एक जो ट्रस्ट होता है कि साइकोलॉजी पेशेंट के साथ जो जुड़ती है, अगर मैं मेरी टीम बनाकर 10 डॉक्टर्स को वहाँ पे खड़े भी कर देता हूँ तो उनका मेन ट्रस्ट होता है कि मैं सर से मिलूँ। तो फिलहाल के हिसाब से अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो हम लोगों ने इंदौर में अपना मेन सेंटर रखा है जहाँ पे मैं फुल टाइम अवेलेबल रहता हूँ, जहाँ पे मेरी पूरी टीम अवेलेबल रहती है। सभी जगह के लोग मुझसे आकर मिल सकते हैं और ऑनलाइन सिस्टम से भी मेडिसिन मंगा सकते हैं। भविष्य में अगर हम बात करें तो अभी हमने जो प्लान किया है इंडिया में, हम दिल्ली और मुंबई ये 2 जगह पर हम प्लान कर रहे हैं, आप जा रहे हैं जिसपे हम अपने सेंटर चालू करेंगे, जहाँ पर मैं अपने आप को खुद ले जाकर मैनेज करने की कोशिश करूंगा। और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो हमारी दुबई में हमारी कोशिश है कि हम उस पर एक तरीके से आगे एक्सपेंशन में सेंटर डालें। पर जिस भी दिन ये सेंटर खुलेंगे मैं अपने चैनल पर या मेरे बारे में खुद बताऊंगा कि मेरे नाम से इस जगह पर सेंटर डाले गए हैं, ताकि कोई डुप्लीकेशन ताकि कोई किसी प्रकार से मिस कर परसेप्शन पे या कॉपी लेवल पे कोई दूसरी बात ना आए। तो डॉक्टर साहब, अभी तो हमें आपके साथ हमने होम्योपैथी के बारे में जाना, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना। अभी आखिरी में हमारा रैपिड फायर राउंड होता है जिसको आपको 2 ऑप्शन देंगे, उसमें आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और उसके बाद हम आपसे और कोशिश करेंगे कि आप क्लिनिक में भी चलें। आज इंदौर में आए हैं तो ज़रूर आपके साथ देखना चाहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि आपका फेवरेट हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन। हीरोइन? दीपिका पादुकोण। तो एलोपैथी और होम्योपैथी? होम्योपैथी। ओके। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? कश्मीर। अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है। आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? सर मैं क्रिकेटर होते। आपको कहीं ना कहीं हम खेलते देख रहे थे क्रिकेट में। इंदौर और खैरागढ़ आपको ज़्यादा पसंद है? एक अगर आपको समय में पीछे लेके जाएं तो एक चीज़ है जो आप करना चाहें वापस, क्या एक चीज़ है जो करना चाहेंगे वापस अगर आपको पीछे पास्ट में लेके जाएं तो? सर क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा तो जरूर खेलूंगा। क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा तो जरूर खेलेंगे। तो आपसे बात करके डॉक्टर साहब बहुत मज़ा आया। हमने डिफरेंट मुद्दों पे चर्चा करी और कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे भी टच किया जिस पे आपने आज तक कभी बात नहीं करी और आपने बड़ी कंफर्ट तरीके से उसका जवाब दिया बिना झिझक किए, क्योंकि गेम चेंजर्स का उद्देश्य यही है कि उस गेम चेंजर्स की जर्नी के जो उतार और चढ़ाव है दोनों को दिखाया जाए, ताकि जो लोग देख रहे हैं हमें उनको इंस्पिरेशन मिले कि जब रोड में भी रोड बम्प आते हैं, स्पीड गाड़ी की स्लो हो सकती है पर गाड़ी रुकती नहीं है। तो ये मैसेज हम चाहते थे कि आपकी जर्नी से लोगों तक चले और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि लास्ट में जाते समय एक बार जरूर इंदौर में आपकी क्लिनिक को जरूर हम देखें और दर्शकों को भी दिखाएं इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा, आज गेम चेंजर्स में हमने बात करी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से। उनके जीवन को हमने बहुत बारीकी से देखा, बहुत क्लोजली से समझना चाहा कि उन्होंने इस जीवन को, इस जर्नी को कैसे जिया है अभी तक और आने वाले दिनों में इनके क्या प्लान हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करी और हेल्थ के बारे में खासकर उनसे समझा कि क्या चीज़ करें और क्या चीज़ ना करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग गेम चेंजर विद एमजे। Camera speed. Sound production. Take 1. गर्मी में छाया करना बंद कर दीजिए आप। गर्मी दिल्ली के बराबर ठीक है? अरे सर बहुत ज्यादा गर्मी है। ये देखो ये क्या करा रहे हो आप लोग मेरे गेम चेंजर में। मेकअप लगाना सबसे दुखदाई है यार। सी यू इन द शो गेम चेंजर। अभी बकवास बंद करें आप।
Okay, that's a wrap.